नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। तिरवा कस्बे में स्थित सिद्धपीठ बाबा दौलेश्वर धाम में मंगलवार को महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों भक्तगण पहुंचे। सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जारी है। भक्तगण अपनी मनोकामना बाबा शिव से मांग रहे हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बातें कर चुकी हैं और पूजा अर्चना करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में कांवरियों का जत्था देर रात से ही मंदिर में बाबा के जलाभिषेक करने के लिए जुट गया है। कन्नौज के छिबरा मऊ 100 शैय्या अस्पताल की स्टाफ नर्स सुधा रानी शाकी की खुशी का उस वक्त ठिकाना ना रहा जब उन्हें दोनों बेटियों की यूक्रेन से भारत आने की सूचना मिली। उनकी दोनों बेटियां यूक्रेन के टर्नोपिल में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। दोनों 24 फरवरी से बंकर में मौत के डर से छिपी हुई थी। थोड़ा माहौल शांत होते ही दोनों बहनें साथियों के साथ निजी खर्च से बस बुक कर रोमानिया बॉर्डर पर आई। यहां से कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद वो रोमानिया पहुंची और 2 दिन इंतजार के बाद उन्हें देश आने के लिए फ्लाइट मिल सकी। ये हैं यूक्रेन में डॉक्टर बनने गई सगी बहनें कामना और करिश्मा। दोनों को पिछले 1 हफ्ते में जिंदगी का वो अनुभव मिला है जो शायद आगे कभी ही मिले। युद्ध की भयावहता को बयान करते दोनों बहनें सिहर जाती हैं। बम गिरने के डर से कभी वो बंकर में छिपती हैं तो कभी रोमानिया बॉर्डर पर -डिग्री तापमान के बीच जिंदगी की जंग लड़ती हैं। आखिर उनकी जद्दोजहद काम आती है और दोनों अपने घर रोमानिया होते हुए घर पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। कामना और करिश्मा की जुबानी सुनते हैं उनके घर पहुंचने की कहानी। दोनों बेटियों के सकुशल घर वापस लौटने पर उनकी स्टाफ नर्स मां सुधा रानी शाकी और पिता की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। मां पिता ने गले लगाकर बेटियों का स्वागत किया। कन्नौज के छिबरा मऊ स्थित आवास पर देर शाम दोनों बहनों के पहुंचने पर पूरा माहौल उन्हें देखने के लिए यहां पर जमा हो गया। हम लोग जब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ 24 फेब को, तो हम लोग अपने सिटी टर्नोपिल में ही हॉस्टल्स में थे, जो कि यूक्रेन के वेस्टर्न एरिया में है, पश्चिमी साइड में। वो थोड़ा सा सेफ है। जहाँ पे कीव में बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ, वहां से वो पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर के पास है जहाँ पे हम थे। और जो वहाँ का ईस्ट एरिया है वहाँ पे और वेस्ट ईस्ट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा वहीं पे सारे बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुए। तो हम लोग तब भी सेफ एरिया में थे। लेकिन दूसरे दिन 25 फरवरी को वहां पे भी सायरन बजने लगे और हमें इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे कि जब भी सायरन बजेगा सारे लाइट्स ऑफ करने और उन बंकर्स में जाना है। बंकर्स बिल्डिंग के हर एक अंडरग्राउंड में होता है, तो जब भी कोई ब्लास्ट होगा वो एक सेफ जगह होती है। इसलिए हमें जब भी सायरन बज रहे थे, दिन में 5 बार बज रहे थे, तो हमें वहां पे सेफ जगह पे जाना था, बंकर्स में जाना था। और कभी भी कोई भी ब्लास्ट हो सकता था। 25 को तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन सुबह हमें पता चला कि वहां पे रशियन ड्रोन्स देखे गए, लेकिन सारे लाइट्स ऑफ कर दिए थे सभी लोगों ने। तो उसकी वजह से वो वहां पे कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद 26 को फिर हम शाम को, और यूनिवर्सिटी से हम उम्मीद किए हुए थे कि वो हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहे थे। फिर हमें खुद से हमने बसेस बुक की और हमसे पहले 25 तारीख को कुछ बच्चे पोलैंड, कुछ नहीं काफी सारे बच्चे पोलैंड बॉर्डर पे गए। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि वहां पे फिर इतनी भगदड़ हो गई और वहां पे बच्चे 40 किलोमीटर पैदल चल के गए, क्योंकि 40 किलोमीटर का जैम लगा हुआ था। यूक्रेनियंस भी वहां से बाहर जा रहे थे, तो वहां पे फिर बॉर्डर बंद कर दिया गया इंडियंस के लिए। तो जब हम निकले तो फिर हमने खुद से बस की और हम फिर रोमानिया बॉर्डर गए। वहां पे भी 15 किलोमीटर का जाम था, तो हमें बस ने 15 किलोमीटर बॉर्डर से पहले ही उतारा। हम अपना सारा सामान लेके और खाने पीने का सामान लेके, पानी लेके, 10 लीटर पानी हाथ में लेके 11-12 किलोमीटर चल के तब हम बॉर्डर पे पहुंचे। और हम अपने रिस्क पे गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वहां जाके हमें एंट्री मिलेगी या हमारा क्या होगा। बट हमें इतना पता था कि वहां बॉम्ब नहीं है, कुछ नहीं है, हम खुले छत पे, हम कैसे भी बस बॉर्डर पे हम सेफ रहेंगे, कुछ ये ब्लास्ट नहीं होगा। इसलिए हम अपने रिस्क पे गए। वहां पे पैदल चल के गए तो वहां देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। वहां कम से कम 2000 बच्चों की भीड़ थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस थे, यूक्रेनियंस भी थे और बहुत सारे अफ्रीकन बच्चे थे जो कि हमारी तरह वहां पे पढ़ने जाते हैं। और वहां पे बॉर्डर्स के जहाँ पे बॉर्डर है वहां पे माइनस में टेम्परेचर था। खाना पीना कोई
व्यवस्था नहीं, बॉर्डर कब खुलेगा पता नहीं। जब हम पहुंचे 2 दिन से बच्चे वहां पे अटके हैं, रात में टेम्परेचर और भी कम हो जाता है खुले छत में, और वहां पे रहना। बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी, मेडिकल इमरजेंसीज हो रही थी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम था और हमारे पास कुछ था नहीं साधन, और हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी बॉर्डर कब खुलेगा, क्योंकि 2 दिन पहले बॉर्डर खुला था। वहां पे 2000 बच्चे थे, सिर्फ 14 बच्चों को अंदर लिया गया था। वहां पे 2000 बच्चे हैं, एम्बेसी के सिर्फ 2 मेंबर्स हैं इंडियन एम्बेसी से, इसलिए वहां पे और इंडियन एम्बेसी मेंबर्स को होना चाहिए ताकि और ज्यादा एंट्री करवा सकें और बच्चों को वो बॉर्डर क्रॉस करा सकें। जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद हमें वहां एम्बेसी की बस मिली और वहां से काफी हमारा ध्यान रखा गया और हमें फिर रोमानिया बस से रोमानिया की कैपिटल सिटी ले जाया गया जहाँ पे एयरपोर्ट है, और हमें कोई इमिग्रेशन में परेशान नहीं किया गया। वहां पे वीजा की कोई जरूरत नहीं हमारे है। बस पासपोर्ट ले लिए गए बस से ही, और उन्होंने जाके खुद ही ऑफिस वर्क किया, हमें उतारा भी नहीं बस से, क्योंकि वो हमारी कंडीशन समझ रहे हैं। और काफी जो वहाँ पे इंडियंस रहते हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमसे आके पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको जैकेट चाहिए, आपको ब्लैंकेट चाहिए, आपको खाना चाहिए। लेकिन जो बॉर्डर से यूक्रेनियन और रोमानिया का बॉर्डर है, वहाँ बहुत बच्चों की हालत खराब है। उसके बाद जब बच्चे सफर बॉर्डर बहुत क्रॉस अच्छा कर है। लेते हैं तब इंडियन एम्बेसी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, हमें एयरपोर्ट तक पहुंचा रही है। और जो फ्लाइट्स हम जब बस में होते हैं कैपिटल सिटी तभी हमारी फ्लाइट्स बुक किए जाते हैं, किसी तरीके का कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, वो सब अरेंज कर रहे हैं। और हम जब जाते हैं तो हमारी अगर फ्लाइट होती है तुरंत की तो हमें वो एयरपोर्ट डायरेक्टली पहुंचाते हैं, वहां भी खाना पीना सब देते हैं और फिर हमें फ्लाइट बता दी जाती है और सारा पेपर वर्क साथ में करवाते हैं। और जिसकी फ्लाइट अगले दिन की होती है उन्हें वहां पे रहना और खाना प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आपका बॉर्डर से इधर कोई व्यवस्था नहीं है? बॉर्डर से पहले यूक्रेन में कोई व्यवस्था नहीं है, बॉर्डर क्रॉस कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। भगदड़ में जो क्रॉस कर लिया वो कर लिया, जो नहीं किया वो फंसा है। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सारी सुविधाएं बॉर्डर दी जा पे रही हैं। फायरिंग की है उन्होंने, वहाँ पे पेपर स्प्रे कर रहे हैं, मिर्ची का स्प्रे कर रहे हैं, वहाँ पे ओपन फायरिंग की गई जब हम वहाँ पे थे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ और भगदड़ है उसको कंट्रोल करने उसमें के कोई लिए। मर भी सकता है, बहुत हजारों की भीड़ तो होगी। ये जो कार्रवाई कर रहा है ये तो यूक्रेन कर रहा होगा ना? नहीं, ये रोमानिया, यूक्रेन के वहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं है, वहाँ पे रोमानिया help सैनिक कर है। रहे हैं। और वहाँ पे नहीं नहीं, इंडियन- हेल्प नहीं, जो आप बता रहे हो मिर्ची स्प्रे वगैरह कर वो रोमानिया सोल्जर, यूक्रेन नहीं। क्यों बची हुई है बॉर्डर का गेट इलीगली बच्चे खोले तो अच्छा, इसलिए अच्छा। वो कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंट्रोल करने के लिए बहुत कम लोग हैं, बच्चे बहुत ज्यादा। रोमानिया से कब चले आप? रोमानिया से हम कल चले, कल परसों रात के 12 बजे परसों रात को 12 बजे हम बॉर्डर क्रॉस हमने किया वहां के 12 बजे। उसके बाद 8 घंटे बस में हम कैपिटल सिटी पहुंचे वहां पे, और वहां से हमारी फ्लाइट थी कल वहां के 8:30 बजे। और फिर हम वहां से यहाँ पे आज सुबह 6:30 बजे, यहाँ के 6:30 बजे दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में भी जो भी बच्चे जिस भी स्टेट के, स्टेट गवर्नमेंट उनकी काफी हेल्प कर रही है, वहां पे रह रहे हैं। जब दिल्ली में पहुंच रहे हैं सब स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। वो बोर्ड लेके खड़े हुए हैं कि यूपी वाले इधर आए तो, और हम जब आए तो यूपी, क्योंकि हमारा घर इतना पास था कि हम बाय रोड आ सकते थे, नहीं तो जिसका बहुत ज्यादा स्टेट दूर है उनको फ्लाइट। आपकी दोनों बेटियां आज अपने घर वतन वापस आ गई हैं। यूक्रेन में पढ़ाई करने एमबीबीएस की लेकर गई थी। कहीं ना कहीं आप लोग भी काफी दिन से आपके चेहरे पे मायूसी चाहिए थी, आज क्या कहना है? जब से मुझे पता चला हमारी बेटियां वापस आने वाली हैं, तभी से हम लोगों को बड़ी खुशी है, बड़े हम लोग खुश थे। बस बेटियों का इंतजार कर रहे थे, वो पल कौन सा है जिस पल में हमारी बेटियां फैमिली से, हम लोगों से मिले। कहीं ना कहीं क्या रहे थे? 2 दिन पहले मेरी बेटियों ने 1:35 में रोमानिया बॉर्डर पे, मेरी बेटी जब टर्नोपिल से रोमानिया बॉर्डर पे आई तो उन्होंने बोला मम्मी मैं रोमानिया बॉर्डर पे जा रही। हम लोग बहुत खुश थे कि टर्नोपिल छोड़ दिया है, जो बम धमाके वगैरह हो रहे हैं। तो वहाँ के बारे में पता नहीं था, हम लोग ये सोच रहे थे, मतलब खुश थे कि हमारी बेटियां अब चैन से रहेंगी। जब मेरी बेटियों को वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, मेरी बेटी ने एक वीडियो डाला। वहाँ कम से कम 800,000 बच्चे थे। मेरी बेटी ने एक वीडियो बना के डाला और रिक्वेस्ट भेजी हम लोगों के लिए, किसी तरीके से हम लोगों को बाहर निकालो। तो जब मैं ड्यूटी पे थी, मैंने जब वो मैसेज देखा, जो मैंने वीडियो देखा, तो मेरा दिल दहल गया, माइंड भी नहीं काम कर रहा था। मैं ड्यूटी छोड़ के घर पे आई। बेटियों के पापा और बेटियों का बड़ा भाई डॉक्टर गौरव, ये लोग पहले से ही जाग रहे थे और
मैंने इनसे बोला कहीं ट्वीट करो, कहीं मैसेज करो, मोदी योगी को कुछ भेजो, आप तो राजनीति करते हो, कुछ करो, बेटियां बहुत मुसीबत में और भी बच्चे मुसीबत में। तो बेटा कहने लगा ये सब हो चुका, उनके पापा भी कहने लगे जो बता रही मैं सब कर चुका हूँ। उस रात पूरी रात हम तीनों लोग जागते रहे, बिल्कुल सोए नहीं, बस वही वीडियो वही मैसेज दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन एक तरफ विश्वास था मुझे कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरी बेटियां आज नहीं कल सुरक्षित घर वापस आ गई। क्या नाम है आपका और कहाँ पे पढ़ाई करने गई थी? मेरा नाम कामना है और मैं टंडोरा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आई थी। ये युद्ध हुआ था तो आप उस वक्त कहाँ पर थी और किस तरह का मंजर था? आप लोगों को एक बार कहीं ना कहीं हम टर्नोपिल में ही थे और वहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा शांति हो गई थी। हम क्योंकि हमें एक दिन पहले भी हमारे यूनिवर्सिटी से मेल आया था कि सब कुछ स्टेबल है, तो हमें बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि यहाँ पे युद्ध होने वाला। हमें ये लगता था कि सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ वापस आ जाते। वो हमसे कह रहे थे सब कुछ ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जिस दिन युद्ध की डेट आई थी 16 फरवरी, उस दिन भी हम कॉलेज गए थे। यहाँ तक कि 22 फरवरी को भी हम कॉलेज गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था सब कुछ सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके सामने एक ऐसा मंजर आया जो आपने भविष्य में कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, क्या लगा है आप लोगों को उससे? क्योंकि हम लोग के पास नोटिस आया कि जब ये सायरन बजेगा तो आपको बंकर्स में जाना है। एक मिनट का सायरन बजेगा तो आपको सारी लाइट ऑफ करनी है, यहाँ तक कि मोबाइल की भी लाइट ऑफ करनी है, कुछ भी लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट जलेगी तो वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐसा हुआ हम लोग बंकर्स में चले गए और ऐसे गए, वहां पे बंकर्स में बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर था। तो हम लोग जूते उठा के जो हमें मिला, और ये भी हमसे कहा गया कि एक बैग रेडी रखना जिसमें थोड़ा खाना हो, आपकी थोड़ी चीजें हो, क्योंकि हो सकता है आपको बंकर्स में 2-3 दिन रहना पड़े, तो उसके सर्वाइवल के लिए आपके पास कुछ सामान हो। तो हमने बैग रेडी कर लिए थे। हम हमेशा रेडी रहते थे, जूते पहन के रहते थे, ताकि कभी भी वो कह सकते हैं गेट के पास तो हम एकदम से बंकर्स में भाग जाएं। बंकर्स मतलब नीचे अंडरग्राउंड में होता है घर के। वहाँ पर आप लोगों को व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो किस तरह व्यवस्था रही थी? कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जो भी किया है हमने खुद से किया है। ना ही यूनिवर्सिटी के कोई फैकल्टी हमें कोई व्यवस्था देती है, ना ही जो वहाँ पे इंडियन एजेंट है जिन्होंने हमारा एडमिशन कराया है वो हमें कोई व्यवस्था दे रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सेफ हैं, क्योंकि उनका रेसिडेंसी वहीं पे, उनकी फैमिली वहीं पे। वो हमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहे। हम जो भी आए हैं यहाँ पे खुद का रिस्क लेके यहाँ पहुंचे हैं। गाजियाबाद में एक 5.5 साल के मासूम की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बच्चे के पड़ोसी ने ही बच्चे की हत्या कर शव इलाके में खाली जगह पर फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे का शव बरामद कर लिया है। अब आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र इलाके में एक 5 साल के मासूम की बच्चे के पड़ोसी ने ही हत्या कर दी। शव को कुछ दूर पर ले जाकर फेंक दिया। बच्चा कल शाम खेलते हुए घर से गायब हो गया था। उसके बाद परिवार उसकी तलाश में जुटा था। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे का शव बरामद कर लिया है। दरअसल मूल रूप से मेरठ के सरधना के रहने वाले संपेश शर्मा और उनका परिवार गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के लालकुआ इलाके में रह रहे थे। उनके पड़ोस में रहने का ही गांव के एक शख्स राहुल कश्यप भी रह रहा था। बच्चे परिजनों के अनुसार उनका बच्चा कल शाम खेलते खेलते अचानक गायब हो गया, जिसके बाद बच्चों की जगह जगह पर तलाश की गई, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद परिवार ने यहां पर घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। बच्चे के गायब होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके बाद एक फुटेज में आरोपी पड़ोसी बच्चे को खींच कर ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसी रवि कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बच्चे की हत्या की बात कबूल की है और साथ ही साथ उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर लिया है। जिसके बाद परिवार भी सख्ती में आ गया। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने बच्चे के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बच्चे के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो पाएगी। हालांकि आरोपी ने पुलिस को बताया है कि बच्चा उसके पैसे चुरा लिया करता था, जिससे वो नाराज था और उसने बच्चे की हत्या को अंजाम दे दिया है। वहीं पुलिस की गिरफ्तारी कर पुलिस कार्यवाही कर रही है। क्या नाम है सर आपका?
सर आपके बच्चे के साथ कल एक हादसा हुआ जिसमें उसकी जान चली, क्या था और कैसे इस घटना को अंजाम दिया? सर जी से उठा के लेकर गया, भाई साहब थोड़ा तेज बोलती है। हाँ गुस्सा उठा के लेकर गया दुकान के पास से, उसे ले जाकर फिर जंगल में से मार कर डाल दिया। कौन है आरोपी भैया, कैसे जानते? सीधी सी कैमरे में उसकी मूर्ति आई है। नहीं, आरोपी कौन है? राहुल कश्यप। आप कैसे जानते हैं राहुल को? ये हमारे गांव का है। अच्छा, क्या राहुल ने, अब पुलिस ने पकड़ लिया, क्या राहुल से क्या जानकारी हासिल हुई पुलिस को? पुलिस मतलब उसने जो फिर उसको अपने बयान कराए। क्या क्या बताया, क्या वजह रही भैया? मुझे बोला नशे से मार दिया, नशे में मार दिया, उसके साथ गलत काम करा, उसके बाद उसकी नाड़ खोद कर मार दिया। गलत काम की बात भी आ रही है, बच्चे के साथ गलत काम किया। सर कबीरनगर में एक 5.5 साल के बच्चे की हत्या की गई है, क्या मामला है सर, कौन आरोपी है और क्या कुछ इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? देखिए, कल रात्रि को थाना कबीरनगर में सिम्पे शर्मा नाम के एक व्यक्ति जो कि मूल रूप से सरदने मेरठ के रहने वाले हैं, जो कि वर्तमान में बमेटा क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने कबीरनगर पुलिस को सूचना दी कि 6 बजे से उनका 5.5 साल का पुत्र है वो गायब है। इसी में सूचना के बाद तुरंत ही पुलिस छानबीन में लग गई और जब हमारी क्राइम टीम ने सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करा एवं पूछताछ करी तो उसको एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए जो कि इस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। पुलिस टीम ने इन व्यक्ति को पकड़ लिया है, जिनका नाम राहुल कश्यप है, जो कि सरदने के ही रहने वाले हैं पर वर्तमान में यहाँ पे रह रहते हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इस बच्चे को उन्होंने गला घोंट के मार दिया है और इसकी बॉडी को इन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया था। हमने बच्चे की बॉडी को रिकवर करके पीएम के लिए भेज दिया है एवं इन अभियुक्त के खिलाफ 364 का मुकदमा लिख के इनको जेल भेजा जा रहा है। सर दोनों ही जो पीड़ित पक्ष है और जो आरोपी है दोनों एक ही इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो सर क्या कुछ ऐसी वजह निकल के आई सामने कि जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की हत्या की है? देखिए, पूछताछ में ये बताया जा रहा है कि राहुल कश्यप ने बताया है कि ये जो छोटा बच्चा है ये उनके पैसे चुरा लिया करता था और नशे की हालत में उन्होंने ये उनके साथ कृत करा है। तो इस पर आगे जानकारी और दी जा रही है और पीएम के बाद और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें कोई और दुष्टम या कुछ इस टाइप से कोई चीज़ तो नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।